आपका नवभारत न्यूज चैनल में बहुत के आई है और नई सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं, खासकर व्यापारी वर्ग को। आगामी जो है बजट सत्र होने जा रहा है, में भी हो सकता है कि जनवरी या फरवरी में होगा। तो व्यापारी वर्ग नई सरकार से किस तरह के बजट की उम्मीद कर रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई आपने बजट के ऊपर चर्चा के लिए मुझे निमंत्रण दिया। देखिए, बहुत सारे इशू हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो हमारे ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, और उसमें कोई ना कोई चेंज लाना, मुझे लगता है कि जब तक वो नहीं लाई जाएगी हमारे बिजनेसमैन भी डिस्टर्ब रहेंगे। इंडस्ट्री के लोग जो हैं आज की डेट में परेशान हैं कि उनको इंसेंटिव्स जो हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। ट्रेड की मैं बात करूं तो यहाँ तक मसला है, यहाँ हमारी जो माननीय वित्त मंत्री हैं उन्होंने अपने लास्ट जो 2 साल पहले जो बजट पेश किया गया, 1 साल पहले, उसमें उन्होंने एक क्लास जो है वो डाली है 43BH, यानी उस क्लास के मुताबिक कोई भी जो हमारे बिजनेसमैन हैं जो MSME के साथ जुड़े हुए हैं उनको 45 डेज में अपनी पेमेंट जो है वो क्लियर करनी है। जबकि यहाँ पर जो ट्रेडिंग चलती है वो अपने अपनी कन्विंस के मुताबिक चलती है। कोई चाहता है कि वो 60 दिन में पेमेंट जो है हम लोग रिटर्न करते हैं, कई जगह 90 दिन में होती है, अपने अपने सिस्टम के हिसाब से चलती है। क्योंकि ये जो है ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई है, तो हमारा बिजनेसमैन जो है इसमें परेशान है और ही इज बाउंड टू पे द पेमेंट टू द कंसर्न जो भी पार्टी होगी इन 45 डेज। तो उसकी वजह से लोग परेशान हैं। हमने अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई भी रिप्लाई जो है वो नहीं आ पाई है। मैं चाहता हूं कि ये जो क्लॉज है इसको रिमूव किया जाना चाहिए और बिजनेसमैन को बिजनेस करने देना चाहिए। और इन केस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक कमेटी जो है अलग से कॉन्स्टिट्यूट हो, ताकि जो लोग नॉर्मल बिजनेस करते हैं उनमें उनको परेशानी ना हो। गुप्ता साहब, अक्सर देखा जाता है कि व्यापारी और व्यापारी के बीच में ये जो है व्यापार होता है। कई बार क्या होता है कि जब जिसे जो माल लिया होता है उसको पेमेंट देनी होती है, तो अगला जो व्यापारी है उसने भी आगे दिया होता है, वहां से पेमेंट नहीं आई। इसमें जिस तरह से सरकार ने जो क्लॉज लगाई है, सीधा सीधा सरकार का इसमें दखल हो गया। व्यापारी के बीच में व्यापार होता है, ये पहले ऐसा नहीं हुआ था, क्या कहें? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि जब व्यापार जो है करने वाले हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये 45 डेज में आए, 60 डेज में आए, 90 डेज में आए, तो गवर्नमेंट जो है उसको एक लॉ बनाने की उसको क्या जरूरत है। हाँ, इन केस अगर कोई इस तरह की कंप्लेंट्स हैं उसके लिए कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है और कमेटी जो है जो कंसर्न लोग हैं उनके साथ मिल करके कोई ऐसा वे आउट निकाले कि जो पेमेंट अगर कोई रोकता है वो उनकी पेमेंट मिलनी चाहिए। हाँ, इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री भी बहुत ही बुरे जो है हालात में चल रही है। सरकार ने कहा था कि टर्न ओवर इंसेंटिव जो है कोई करीब जम्मू कश्मीर पूरे कर लाके 200 करोड़ रुपया बनता है, लेकिन जब देने की बात आई तो 50 करोड़ की बात की, कैप लगा दिया 22 करोड़ रुपए के ऊपर। क्या कहेंगे, ये जो इंसेंटिव नहीं मिला तो जो हमारे सन ऑफ द सॉइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर जो किस तरह का असर है? बहुत सारे लोग जो है इसको पैकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? नई सरकार जो आई है, आप समझते हैं कि नई सरकार कुछ इसके ऊपर इंसेंटिव का कुछ मसला हल करेगी? देखिए, बहुत उम्मीदें हैं, सबको उम्मीदें हैं कि नई सरकार जो है इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम लेकर के आएगी ताकि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो सरवाइव कर सके, उनके इंसेंटिव जो हैं उनको प्रॉपर मिल सकें। मैं आपको पीछे लेकर के चलता हूं, जब टोल प्लाजा यहाँ पर था जी जी, तो उस समय जो इंडस्ट्री के जो इंसेंटिव्स थे जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पे करती थी वो लगभग 500 करोड़ रुपया थे। अब जो हमारी स्टेट ने अनाउंस किया
ड्यूटी के बाद 35 हटने के बाद या दफा 317 हटने के बाद जी। तो इन्होंने ये कहा कि हम लोग जो हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसका सर्वाइवल होना चाहिए, तो एक टर्नओवर इंसेंटिव जो है अनाउंस किया गया हमारे माननीय एलजी साहब की तरफ। जी जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जो एक 200 करोड़ रुपए का एक रिक्वायरमेंट थी, जो इनको अगर इंसेंटिव्स जो हैं इन टोटो देने हैं जी, तो उसको कम करके इन्होंने कहा कि हमारे पास जो है आज की डेट में जो फंड्स हैं वो सिर्फ 50 करोड़ हैं और 50 करोड़ से ज्यादा हम लोग जो हैं वो नहीं दे सकते। लेकिन जब देने की बारी आई तो वो 14 करोड़ पहुंच गई। यानी कि ऐसे हालात बन गए हैं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो है वो सरवाइव कर सके, क्योंकि देखिए लगातार यूनिट्स बंद होते जा रहे हैं और उसकी चिंता जो है वो गवर्नमेंट ने करनी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अब जो पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है वो इसके ऊपर जरूर अपना संज्ञान लेगी और जो इंसेंटिव जो है अनाउंस किया गया है इंडस्ट्री के लिए वो जो है वो जरूर मिलेगा उनको। इसके अलावा हमने अपनी तरफ से जो डिमांड रखी है, देखिए जम्मू जो है आज डेवलपमेंट जो है जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट पूरी तरह से एक मन बना करके रखा है कि जम्मू और कश्मीर में उन्होंने डेवलपमेंट करनी है। जिस तरह से ट्रेन कश्मीर जा रही है, रोड जो है कनेक्टिविटी आप देखिए, जो कभी 12 घंटे का या 14 घंटे का सफर था आज 4 घंटे में सफर कवर हो रहा है। वो चीजें जो हैं वो अपनी जगह हैं, वो तो नेशनल प्रोजेक्ट है। उसमें हमें भी मतलब कोई बात कहने की जरूरत नहीं है और हम चाहते हैं नहीं गुप्ता साहब, ये तो नेशनल प्रोजेक्ट है, जम्मू कश्मीर के नहीं प्रोजेक्ट है, ये नेशनल प्रोजेक्ट। मैंने इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट के कहे, मैंने पहले ही कहा कि ये सेंटर का जो इस समय रुझान है कि यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो उसमें हमें भी कोई दिक्कत नहीं है और हम भी चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर जो है दुनिया के नक्शे में आए कि किस तरह की डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ देखना यह है कि क्या जम्मू इन सारी चीजों को झेल पाएगा, यहाँ जम्मू के लोग जो हैं वो सरवाइव कर पाएंगे। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर आज तक जम्मू जो है यहाँ कोई भी मदर इंडस्ट्री नहीं है, बिल्कुल नहीं लगी। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी यूटी में चले जाइए, वहां पर आपको मदर इंडस्ट्रीज मिलेंगी, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई ऐसा पीएसयू यूनिट नहीं लगा जिसकी वजह से हमारी जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है वो भी कहीं सरवाइव कर सके और इसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। मैं अभी की डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि हम लोग जिस डिवीजन को लेकर के, रेलवे डिवीजन को लेकर के लगातार अप्रोच कर रहे थे और डॉक्टर साहब के प्रयास से वो अनाउंस हो गया। अभी की पेपर उसका आना बाकी है, लेकिन फिर भी हमारी सोच ये है कि देखिए यहाँ पर पीएसयू यूनिट लगने चाहिए। यहाँ पर कॉर्पोरेट हाउस जो है वो 0% है। 0% सी कॉर्पोरेट हाउस जो है जम्मू में आपको कहीं भी किसी का ऑफिस नहीं मिलेगा, कोई रिलायंस का नहीं मिलेगा, अडानी ग्रुप का नहीं मिलेगा, बजाज ग्रुप का नहीं मिलेगा, छोटे छोटे ऑफिस जो हैं उससे नहीं जी। हमारे यहाँ पर फुल फ्लैज जो है यहाँ पर कॉर्पोरेट हाउस ऑफिस खुलने चाहिए जी। यहाँ पर आज की डेट में आप देखिए यहाँ पर हेल्थ सेक्टर जो है उसकी हालत क्या है। बिल्कुल यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा, यहाँ पर छोटा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है, हमारे जम्मू का हॉस्पिटल है, वहां पर भी कोई हर्डल जो है वो खड़ी कर दी गई है। तो मुझे लगता है इन हर्डल्स को भी हमें खत्म करना है। यहाँ पर कॉर्पोरेट हाउस आए, वो किस तरह से यहाँ पर उनके ऑफिस जो हैं वो यहाँ पर खुल सके, जो यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल सके। और सबसे बड़ी बात यह है जो एग्जिस्टिंग हम जो फर्दर जो प्रधानमंत्री जी ने एक हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी है जो कि दी थी जम्मू और कश्मीर के युवाओं के लिए जी। आज की डेट में जम्मू के युवाओं के लिए वहां पर कोई प्लेस नहीं है। बिल्कुल सही। तो जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, जो नए बच्चे जो हैं पढ़ लिख करके बाहर जो जम्मू में सेटल होना चाहते हैं, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, तो उसमें भी एक कैपिंग जो है सिर्फ जम्मू के लिए हो जी। ताकि जम्मू का जो युवा है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, तो वो अगर कोई स्टार्टअप
यहाँ पर यूनिट खोलना चाहता है, कोई और बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर लगाना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रोविजन बनने। तो ये सारी चीजें जो हैं जरूरी हैं कि हम लोग जो हैं इसके ऊपर फोकस करें। देखिए, ऐसे तो हम डिमांड्स करेंगे तो डिमांड्स की कोई कमी नहीं है, हाँ बिल्कुल, लेकिन होना ये चाहिए कि जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो रुकने नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर आया था और प्रॉपर जगह पर स्मार्ट सिटी बनती, अगर उसके लिए पूरी प्लानिंग होती, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाता, हाँ बिल्कुल, तो आज जो है यहाँ हालात जो हैं वो कुछ और होते। तो मैं समझता हूँ कि हमारी डिमांड जो है, मेजर डिमांड जो है वो है, एक तो इंडस्ट्री का सर्वाइवल, उसके लिए जो भी इंसेंटिव्स हैं वो दिए जाएं जी। हमारा दूसरा ये है कि हमारा यहाँ पर पीएसयू यूनिट जो है वो कोई ना कोई आए। और तीसरा ये है कि बिजनेसमैन की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो जीएसटी को लेकर के बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको समझने की जरूरत है, और दूसरा ये जो 45 डेज का जो एक राइडर, इसको हटाना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी बहुत परेशान है। और वैसे तो मैं ये कहूँगा कि एक ट्रेड पॉलिसी वो भी बननी चाहिए। हाँ, ट्रेड पॉलिसी, लेकिन ट्रेड पॉलिसी कोई नहीं है जिसका एक बेनिफिट जो है हमारे ट्रेडर्स को, जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो प्रॉपर इनकम टैक्स पे करते हैं, जो लोग जीएसटी जो है अच्छा जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट के घर में पहुंचाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर जरूर गवर्नमेंट का ध्यान जाना चाहिए। और आने वाला समय जो है वो जम्मू के लिए, स्पेशली कश्मीर। गुप्ता साहब, एक सवाल रहेगा, जिस तरह से एक यूटी में जेम की एक पोर्टल खोल दिया गया, तो जेम की जो हालत है आप भी समझते हैं, सारी दुनिया जानती है। जहाँ का इंडस्ट्री जितनी भी प्रोडक्शन होती है, पहले होता था कि सरकारी विभागों में वो सीकाफ के जरिए वो प्रोडक्शन जहाँ पे सरकारी विभागों में चले जाती थी, जहाँ पे भी जरूरत थी। अब जेम में इतनी है कि बाहर की कंपनियां भी आ जाती हैं और यहाँ पे लागत ज्यादा है प्रोडक्शन के ऊपर, और उसके बीच में ये कंपटीशन जो कर नहीं सकते, ये बड़ी समस्या है। देखिए, जेम पोर्टल जहाँ तक उसका मसला है, वैसे तो देखा जाए तो हमारी यूटी में जेम पोर्टल के ऊपर जिस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, वो कंपनीज जो हैं, जो भी टेंडर फ्लोट करने वाली कंपनीज हैं, वो जिस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करती हैं, और हमारी जो है, हमारी यूटी जो है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कहें, मैंने जैसे पहले ही कहा, कॉर्पोरेट हाउस है नहीं, बिल्कुल, और यहाँ पर लोग जो हैं छोटे छोटे बिजनेस करके अपना गुजारा करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, आपने ठीक कहा कि एक इंसेंटिव जो है हमारे जो एग्जिस्टिंग हमारे यूनिट्स हैं उनके लिए था, जिसमें प्राइस प्रेफरेंस भी था, जिसमें परचेज प्रेफरेंस भी था। आज जेम पोर्टल आने की वजह से ना प्राइस प्रेफरेंस रहा, ना यूटी बनने की बाद ना प्राइस प्रेफरेंस रहा, ना परचेज प्रेफरेंस रहा, और ना ही उन लोगों के लिए फिजिबल है कि वो अपने टेंडर जो हैं, जिस टेंडर में जिस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो बनाई जा रही हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को हमारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके सर्वाइवल के लिए और उनकी बेहतरी के लिए, भाई यहाँ पर इनका सर्वाइवल जो है हो सके, उसके लिए इनको यहाँ के जो लोकल टेंडर्स हैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो ईज आउट होनी चाहिए। गुप्ता साहब, एक सवाल और एक है कि ऑनलाइन जो सिस्टम हो गया है, तो आम छोटा व्यापारी जो है वो उसके लिए एक बहुत ही नुकसानदायक है। ऑनलाइन सिस्टम से जो है बहुत सारे व्यापारी वर्ग, छोटे व्यापारी जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। क्या ये ऑनलाइन के ऊपर कोई इस तरह का प्रतिबंध लग सकता है? खासकर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जहाँ से जिस तरह से कई बार क्या होता है उसके साथ फ्रॉड भी हो जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, अब ऑनलाइन ट्रेड को प्रतिबंध करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है। देखिए, आज एक जो छोटा ट्रेडर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से कम 15 डिपार्टमेंट होंगे जो उनको विजिट करते हैं। 15 डिपार्टमेंट जो हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, वो जो हैं किसी ना किसी शेप में उनके प्रेमिसेस पे विजिट करते हैं। लेकिन जो लोग ऑनलाइन ट्रेड करने वाले हैं उनके लिए कोई चेकिंग नहीं है, कोई चेक नहीं सर।
तो वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये एक्चुअल में डुप्लीकेट तो नहीं है, ये जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं या डुप्लीकेट प्रोडक्ट हैं, ये कोई नहीं जानता, ना कोई इस चीज को समझ सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो जरूर लानी चाहिए। ऑनलाइन ट्रेड तो नहीं बंद हो सकता, लेकिन लोगों को जो कंपनी प्रोडक्ट है, जो मतलब डुप्लीकेसी नहीं, मतलब एक्चुअल में जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं वही लोगों तक पहुंच पाए, ये जो है गवर्नमेंट को इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए कि किस तरह से पॉलिसी बना करके और रेगुलर चेकिंग में इन लोगों की चेकिंग है, लेकिन जो ऑनलाइन ट्रेड वाले हैं उनके लिए चेकिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर गवर्नमेंट को कोई ना कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। गुप्ता साहब, जिस तरह से बजट की बात करें तो बजट जो है संक्षेप में किस तरह से, तो जो किस तरह की उम्मीद है कि सरकार जो है जब बजट बनाए तो व्यापारियों के साथ भी एक मीटिंग जिस तरह से होती थी, प्री बजट मीटिंग होती थी, तो आपकी राय लेकर जो बजट तैयार किया, किस तरह से बजट के चाहते हैं आप? देखिए, पहले जब भी कभी बजट मतलब इस टेबल पे आता था तो उससे पहले प्री बजट मीटिंग्स होती थी। हम अपने जो पॉइंट्स हैं हम लोग गवर्नमेंट के सामने रखते थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पिछले 2-3 साल से 4 साल से जिस तरह से प्री बजट मीटिंग्स जो हैं वो भी होना बंद हो गई, और इसके अलावा जिस तरह से एक सुजेशंस जो हैं, देखिए हम लोग सुजेस्ट कर सकते हैं जी बिल्कुल कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू कीजिए जिससे बिजनेसमैन, इंडस्ट्री के लोग और जो जनरल पब्लिक है जी जी वो जो है वो खुशहाल रहें। इस बात की चिंता बजट में होनी चाहिए। जी जी। लेकिन पिछले 3-4 साल से जम्मू और कश्मीर में कम से कम यहाँ से कोई प्री बजट मीटिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी सजेशंस होंगी जो हम अपनी तरफ से भेजना चाहते होंगे, जो हमारे लोग जो हैं यहाँ पर कोई इंडस्ट्री वाले भेजना चाहते होंगे, कोई और मतलब सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो भेजना चाहते होंगे। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कहाँ है। जी बिल्कुल। हेल्थ के लिए मैं कह रहा हूँ, स्पोर्ट्स के लिए मैं ये कह रहा हूँ, इंडस्ट्री की अपनी प्रॉब्लम है, जनरल पब्लिक की अपनी प्रॉब्लम है, बिजनेसमैन की अपनी प्रॉब्लम है, महंगाई बहुत है। चलिए, महंगाई जो है ये अपना पॉलिटिकल इशू है जिसके ऊपर मैं कोई अपने कमेंट नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जब हम लोग बजट मीटिंग में जाते थे तो अपने पॉइंट्स जो हैं उनके सामने रखते थे कि ये हमारे पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर जरूर आप कंसीडर करिए, और ये सजेशंस जो हैं ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाइए कि यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। आज की डेट में मुझे लगता है कि अब पॉपुलर गवर्नमेंट है, अब एक बार फिर से वही मौका जो है वो हमें मिलेगा। हम अपनी तरफ से यहाँ जो भी बजट के लिए जो हमारे से सजेशन मांगी जाएंगी, हम अपनी तरफ से ज़रूर उनको कन्वे करेंगे। और इतना ही कि भाई हम भी यही चाहते हैं कि बजट में हमारे जो बिजनेसमैन हैं, हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं और हेल्थ सेक्टर के जो आज की डेट में यहाँ पर जम्मू में जिस तरह से एक वैक्यूम सा है, तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये प्रॉपर वे में हों और स्मूथ हों और अच्छी तरह से लोगों को सुना जाए और इसके ऊपर एक्शन किया जाए। धन्यवाद।